हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे खबरें हैं, देखा जाए तो 5 से 6 ही खबरों को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम खबरें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, इन सारे जो इंपॉर्टेंट खबरें उनको एक ही वीडियो पे यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगेन याद दिलाना चाहूँगा, कल 10:30 बजे जो स्टॉक मार्केट क्लासेस है उस चैनल के ऊपर ज़रूर आ जाना। सुबह एक दमदार वीडियो आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यहाँ पे उस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, शुरुआत यहाँ पे करेंगे अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आरबीआई से दरख्वास्त लगाई है कि यहाँ पे जो एफडीआई के जो रूल्स रहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड उसी के साथ का जो फेमा के भी रूल्स रहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे। एफडीआई पॉलिसीज़ एंड उसी के साथ साथ फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसी से रिलेटेड यहाँ पे वायलेशन किया है किसी ने, इन दोनों कंपनीज़ ने, अमेजॉन ने भी एंड फ्लिपकार्ट ने। इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्शन लेने की यहाँ पे बात हो रही है। एंड ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल आरबीआई के हाथ में है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, द सेंट्रल हैज़ टेकन द स्ट्रॉन्ग कॉग्निजेंस ऑफ अ वेरियस कंप्लेंट्स मेड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसको हम लोग CAIT के नाम से यहाँ पे जानते हैं। उन्होंने यहाँ पे ये पॉलिसीज़ वायलेट किए, तो इनके अगेंस्ट हम लोग को एक्शन होते हुए देखने को मिल सकता है। उसका आउटकम क्या रहेगा वही अभी फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखना है। एक फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, जिसका हम लोग अगर स्टॉक मार्केट से बात करें तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कवर कर ली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एंटोनी वेस्ट, यस दोस्तों, इसका भी अगर हम लोग IPO की बात करें, ये भी IPO हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप इशू प्राइस देखेंगे एंड अभी का आज का दिन का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे, बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रीमियम की बात करें तो बहुत ही सॉलिड प्रीमियम यहाँ पे भी मिल चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बट ये भी ओवरऑल प्रीमियम के ऊपर ही हम लोग को यहाँ पे लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। अगेन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जब बाज़ार में तेज़ी रहेगी तब तक कोई भी IPO अगर यहाँ पे आ जाता है तो वो हम लोग को हिट होते हुए देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों को याद है कि यह IPO जब पहली बार आया था ज़्यादा हिट नहीं हुआ था। इनफैक्ट हम लोग कह सकते थे पूरी तरीके से भरा भी नहीं था, सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था। एंड अभी मार्केट की रैली में इस IPO ने भी अच्छा खासा प्रीमियम पे लिस्टिंग यहाँ पे दे दी है। इसलिए बीच में मैंने वीडियो बनाया था, बहुत ही संभल कर चलना। यहाँ पे कोई भी किसी भी कंपनीज के वैल्यूएशंस, परफॉर्मेंस, कोई भी डेटा यहाँ पे ज़्यादा चेक नहीं किया जा रहा है, जो कि आगे जाके आप लोगों को ये चीज़ें दिक्कतें, मतलब यहाँ पे फ्यूचर में आप लोगों को इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी है, मैं एंटनी वेस्ट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे स्टॉक भी है जो कि पहले 10 रुपये से यहाँ पे 30 तक आ चुके हैं। कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि 40 से 70 पे आ चुके हैं, जो कि फंडामेंटली बहुत ही ख़राब है। याद रखना, जब भी मार्केट में कभी बड़ी गिरावट आ जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टर अपना मन चेंज कर लेंगे, पैसा निकाल लेंगे, तो ऐसे स्टॉक आपको बहुत ही लंबी अवधि तक क्या कर सकते हैं, ट्रैप करके रख सकते हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो कि हम लोगों को यहाँ पे एंटनी वेस्ट के जो IPO है उससे भी हम लोग को ये बात सीखने को यहाँ पे मिल रही है। क्या आगे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? तो मैं तो अभी तक इंटरेस्ट नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो जल्दबाजी हो जाएगी। कंपनी के नंबर्स देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिसीजन ले पाएंगे, अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। तो आप देख सकते हो, सेबी ने यहाँ पे फाइन लगा दिया किसको, रिलायंस इंडस्ट्री, एंड उसी के साथ साथ मुकेश अंबानी को ओवर द RPL शेयर ट्रेड। यस दोस्तों, ये एग्जैक्टली मामला क्या है वो भी मैं बताऊंगा। एंड ये जो फाइन है उसका प्राइस, मतलब कितने का अमाउंट का यहाँ पे फाइन लगा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। पूरा डिटेल में जाऊँगा तो अगेन टाइम वेस्ट होगा। तो टोटल 40 करोड़, यस दोस्तों, कितना 40 करोड़ का यहाँ पे हम लोगों को फाइन लगते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 25 करोड़ का जो फाइन है वो किसके ऊपर है, तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर है। एंड मुकेश अंबानी के ऊपर 15 करोड़ का यहाँ पे फाइन लगा दिया गया है। किसके लिए? इन अ रिलेशन टू द फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग इन RPL, मतलब रिलायंस पेट्रोलियम शेयर्स में उन्होंने यहाँ पे, मतलब ये जो फ्रॉडुलेंट वाइज यहाँ पे ट्रेडिंग की थी, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिसेस की थी, उसी से रिलेटेड ये फाइन यहाँ पे सेबी ने उनके ऊपर यहाँ पे इम्पोज कर दिए। मतलब मैनिपुलेशन आप बोल सकते हो ट्रेड में यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिला है। इसका जो फाइन है 40 करोड़ का है। एंड जैसे मैंने कहा, बाइफर्केशन मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, 25 रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर एंड 15 मुकेश अंबानी के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री को क्या इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ज़्यादा कोई ऐसा फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उनको यहाँ पे झेलते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम उसके सामने बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी वापस, मतलब इस न्यूज़ को कवर करते हो वापस एक छोटा सा बोलते हैं ना, मतलब गुस्सा आ जाता है कि अगर आप लोग देखोगे तो मैं बार बार वीडियोज़ यहाँ पे बनाता हूँ कि
फ्रॉड से रिलेटेड। सो दोस्तों आज के दिन भी वापस एक हम लोग को फ्रॉड यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड, इनके ऊपर ये आरोप यहाँ पे लगा जा चुका है फ्रॉड से रिलेटेड। एंड कितना है, 3270 करोड़ का फ्रॉड है। एंड अगेन कंसोर्टियम, अभी तो आप लोगों को ये तो वर्ड्स बायट हो गए होंगे, इसका मतलब क्या, एक ग्रुप जिनका पर्पस है एक ही टारगेट अचीव करने का। सो कंसोर्टियम ऑफ 10 बैंक्स लीड बाय द अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 10 बैंक है जिन्होंने मिलके यहाँ पे इनको लोन दिया होगा 3270 करोड़ के आसपास, बट उसको लीड कर रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो अभी ये तो बात ऐसी हो गई कि रोज़ डेली बेसिस के ऊपर हम लोग ये फ्रॉड देखने को मिल रहा है। अगेन कहना चाहूँगा, ये फ्रॉड अभी नहीं होते, ये जो कंपनियाँ जो फ्रॉड करती है वो बहुत पहले होते हैं, डिटेक्ट बाद में होते हैं। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि वापस यहाँ पे कितने बैंक को चुना लगाया गया है, 10 बैंक को लगाया गया है। एंड इसको लीड कौन कर रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो वापस कह रहा हूँ, ये सारे आरोप है फिलहाल, तो हम लोग कह सकते हैं अभी ये आगे जाके एलिगेशन सच साबित करने के लिए सारी चीज़ें हम लोग को कोर्ट में देखने को मिलेगी। बट सीबीआई ने फिलहाल तो इन लोगों को यहाँ पे क्या कर दिया, बुक कर दिया, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को यहाँ पे प्रॉपरली देख रहे हो तो 10 बैंक, मतलब एक का तो नाम पता चल गया एसबीआई, बाकी रिमेनिंग 9 बैंक कौन से, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दो, तो कुछ तो थोड़ा सा रिसर्च आपके ओर से भी यहाँ पे हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि वापस एक ख़राब न्यूज़ ही है हमारी तरफ से, हम लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। कल भी शायद से कोई ना कोई फ्रॉड की न्यूज़ यहाँ पे सामने आ सकती है। दैन दोस्तों, हमारा पेनी स्टॉक फेवरेट जो कि 3 रुपये पे भी था, 4 पे भी था, 5, 6, एंड अभी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी 11 रुपये के और जाते हुए देखने को मिल रहा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था, जो इसका पुराना जो हाई लेवल था लगभग 8 रुपये के आसपास, इसको जब ब्रेक करेगा आप लोग नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। देन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था जो उसका 10 रुपये का लेवल है वो भी ब्रेक हो जाएगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी भी आप चाहो तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। इंस्टॉलमेंट लगाना मतलब मैं ज़्यादा कोई बड़ी अमाउंट की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोगों को पेनी स्टॉक में बहुत कुछ चीज़ें सीखनी भी होती है, क्योंकि ये भागेंगे कब इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बट ट्राइडेंट एक इस टाइप का पेनी स्टॉक है जो कि मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बना चुका, जो कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सो 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी आज हम लोग को ट्राइडेंट में यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हमेशा तक की तरह आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि कॉन्फिडेंस देता है हम लोगों को कि यस, ये पेनी स्टॉक अभी भी जिंदा है। सो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये 2021 में भी दे सकता है। अगर आपको चाहिए तो 2021 में कौन से पेनी स्टॉक अच्छा काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो, कल सैटरडे संडे वैसे भी है, तो चलिए इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अलग टाइप के भी पेनी स्टॉक में आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा, जिसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो चलिए कुछ तो नया सीखने के लिए हम लोग को वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो ट्राइडेंट के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। देन दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले आईपीओ से रिलेटेड। तो किसका आईपीओ दोस्तों, तो जिसके लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, एलआईसी का आईपीओ। सो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलआईसी का आईपीओ शायद से 2021 तक यहाँ पे आ सकता है। बट अगर देखा जाए तो अभी ये तो सारे स्टेटमेंट्स ही हो गए, ये तो हम लोग कब से सुन रहे हैं। बट यहाँ पे एक नया प्रोग्रेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड वो प्रोग्रेस यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो वो है एलआईसी के सबसे बड़े प्रॉब्लम से रिलेटेड, एंड वो है वैल्यूएशन। यस दोस्तों, एलआईसी की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, वैल्यूएशन कितना है, एंड वो अगर आईपीओ लाना है तो अगर वो 10% भी लेके आएंगे तो कितने लाख करोड़ का होगा। डायरेक्टली क्या स्टॉक मार्केट की नंबर 1 कंपनी बनेगी, मतलब इतना बड़ा ये सवाल है ना कि अभी तक वो प्रॉपरली वैल्यूएशन यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे। एंड इसी के चलते अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो दीपम है, दीपम मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, उन्होंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है मिलमैन एडवाइज़र एलएलपी को। किससे रिलेटेड, यही जो एलआईसी का वैल्यू है उसको असर्टन करने के लिए, मतलब लिस्टिंग के पहले ही तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस साल भी शायद से यहाँ पे एलआईसी का वैल्यूएशन अगर एक बार आ जाता है तो उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो फटाफट हम लोग को आती हुई देखने को मिलेगी। एंड मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, एलआईसी का जो आईपीओ रहेगा वो कोई एक हिस्से में नहीं आएगा पूरा का पूरा, ये अलग अलग ट्रांचेस में लाना पड़ेगा। इतनी बड़ी वो कंपनी है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ज़रूर एलआईसी का अगर आईपीओ आ जाता है तो सब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। जिसका लग बहुत ही सॉलिड होगा उसको वो आईपीओ यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक ब्लाइंड आईपीओ रहेगा। ब्लाइंड आईपीओ मतलब सभी लोगों को पता है कि उसमें पैसा बनना ही है, ओवर सब्सक्राइब होना ही है, पहले दिन पे ही सब एप्लीकेशन फुल होने ही वाले हैं। सो अगर मैं डाइवेस्टमेंट की बात करूँ तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि पीएसयू का डाइवेस्टमेंट का प्लान सरकार का चल रहा है। 31 मार्च 2021 तक बहुत सारी कंपनी का डाइवेस्टमेंट करने का उनका प्लान है, जहाँ पे मैंने आज ही एक वीडियो बनाया। तो उसमें तो ये तो सबसे बड़ी है एलआईसी का, तो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट रखा है, किसने, सरकार ने, कि इतने लाख करोड़ का मतलब वो डाइवेस्टमेंट करने वाले, वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे जब तक वो एलआईसी का डाइवेस्टमेंट नहीं करते। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सरकार अगर डाइवेस्टमेंट की बातें एग्रेसिवली कर रही है तो उसमें एलआईसी का भी मतलब हम लोग बोल सकते कैलकुलेशन ज़रूर होगा। सो आप आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा हम लोगों ने फटाफट वीडियोस
बहुत कुछ कवर नहीं किया, बट लिमिटेड 5 से 6 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लिया, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे मैंने बता दिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना, एंड कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आ जाना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।